हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं शरद यादव आपकी सफलता में सटीक रणनीति के साथ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम में मैं एक नया इनिशिएटिव कोर्स लेकर आया हूं, जिसके बारे में संक्षेप में जानकारी मैंने इससे पहले की वीडियो में दिया है। इसमें हमने चर्चा की थी कि हम इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे अपनी स्टडी को और कैसे हम चरणबद्ध तरीके से टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए फिर से इस पे एक टॉपिक पे एक नज़र डाल लेते हैं और फिर हम अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं पहले टॉपिक पे मूलभूत अवधारणाएं, जिस पे आज मैंने क्लास बनाई है और आज हम इसी टॉपिक्स के बाद तुरंत इस टॉपिक पे हम आज क्लास करेंगे। दूसरा टॉपिक है वित्तीय व्यवस्था, जिसमें हम आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, ईटीसी ये बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं पूरे भारत की वित्तीय व्यवस्था को चलाती हैं, तो इस पर भी अध्ययन किया जाएगा। फिर तीसरे टॉपिक पे आप देख रहे हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। अगर आप देख रहे हैं मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग पे भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर चौथा है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और फिफ्थ है आपका मुद्रास्फीति एवं आर्थिक मंदी। फिर अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए राष्ट्रीय आय है और उत्पादन है, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन है। फिर उसमें हम देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक देश में मानव का विकास कैसा होता है, उसके पढ़ने की क्षमता कितनी होती है, उसकी जीविका कैसी चल रही है, इन सारी चीज़ों पर रिपोर्ट्स देखते हैं हम। और बाह्य से सेक्टर, जिसमें हम देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के अंतर्गत बैलेंस ऑफ पेमेंट और सीएडी, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, या किसी भी तरीके से जो हम विदेशी व्यापार करते हैं, अर्थात देखें कि हम आयात निर्यात वस्तुओं का या सेवाओं का किसी भी तरीके से, तो इसकी हम स्टडी करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट नंबर पे है, 9th नंबर पे विदेशी व्यापार एवं निवेश। जो विदेशों से निवेश आता है, जिसको हम एफडीआई का नाम देते हैं सामान्यतः, एफपीआई भी होता है, एफआईआई भी होता है, इन सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे अपने आगे की क्लासेस में। फिर 10th नंबर पे आप देख रहे हैं कि लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति। जैसा कि आप देखते होंगे और सुनते भी होंगे, अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ गया या राजकोषीय घाटा इतना होना चाहिए, जो जीडीपी का इतना % है। ये तमाम चीज़ें हम इसी में पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति में। फिर हम अगला सिस्टम पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम, जिसमें स्पेशली हमारा फोकस रहेगा पूरी तरीके से। अगर हम देखेंगे जो जीएसटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमारा पूरी तरीके से फोकस रहेगा। इसी तरीके से हम प्लानिंग पढ़ेंगे, निवेश मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस हैरड डॉमर मॉडल, पीसी महालनोबिस और पीपीई मॉडल, और इसी तरीके से एक मॉडल होता है जिसको आपने सुना होगा, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। क्या मॉडल का नाम है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर हमने इसी में देखा है कि लेबर रिफॉर्म कैसे होगा, पूंजी बाजार, आर्थिक संरक्षणवाद एवं प्रशुल्क। अभी कुछ 2 साल पहले, या यूँ कहें कि 2018-19 में आपने देखा था कि चाइना और अमेरिका के बीच एक ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ था। उसी में आर्थिक संरक्षणवाद की हम पॉलिसी को देखेंगे, उसके मद्देनज़र रखते हुए। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं, जो आप वर्ल्ड बैंक के रूप में जानते हैं, आईएमएफ के रूप में जानते हैं और डब्ल्यूटीओ के रूप में जानते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी बैंक जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे जो पढ़ने का मेथड होगा, उसमें कुछ ये रहेगा कि हम लोग टेस्ट सीरीज को रखेंगे, यानी हफ्ते में कोई एक दिन डिसाइड कर लेंगे, या जैसा भी आपका सुझाव आएगा मैं उस पर विचार करूँगा कि हम लोग हफ्ते में एक दिन टेस्ट सीरीज रखेंगे, या सामान्यतः तो उस दिन को हम संडे डिसाइड करेंगे, लेकिन जैसा आपका सुझाव आएगा उस पर मैं काम करूँगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम अपने टॉपिक्स जो हमने 6 दिन में पढ़े होंगे, उस पर हम दोबारा रिवीजन करेंगे और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी समझ और विकसित होगी। इसमें मैंने 2 टॉपिक और जोड़े हैं आज, जिसमें कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, जिसके अंतर्गत हम गरीबी को भी देखेंगे, कृषि को भी देखेंगे, बेरोजगारी भूमि सुधार देखेंगे, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो इस समय लगातार चर्चे में है, इस समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की किस तरह से ये जो है कि आवंटन कर रहा है, खाद्यान्न संकट को दूर कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हम डील करेंगे। और 20 नंबर पे मैंने टॉपिक रखा है बेरोजगारी एवं इसके प्रकार, कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, इसके क्या समाधान होने चाहिए, और भी इसमें कई सारी पॉलिसीज़ होंगी, कमेटीज़ होंगी, जिन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो पहला टॉपिक है हमारा मूलभूत अवधारणाएं। चलिए बिना देर किए हुए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, ये क्लास पूरी तरीके से निःशुल्क है, और अधिक से अधिक दोस्तों को जो है कि शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सकें और वो भी जो है कि अपनी शिक्षा में आगे बढ़ सकें। तो आइए हम लोग
आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय की शब्दावली को ध्यान रखते हैं, टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखते हैं कि उसमें जो जो शब्द आते हैं उनका अर्थ क्या होता है, उनका व्यवहारिक मतलब क्या होता है। उनको जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप उसके गहन अध्ययन को नहीं समझ सकते, उस विषय की समझ को विकसित नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगे और जो होने भी चाहिए और जो ज़रूरी भी हैं उन पे हम बात करेंगे। जैसा आपने अक्सर सुना होगा और आपने खुद इस शब्द को प्रयोग किया होगा कि अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, कि आपने कहा होगा मैं इकोनॉमी की क्लास करने जा रहा हूँ, या कभी कहा होगा मैं इकोनॉमिक्स की क्लास करने जा रहा हूँ। लेकिन दोनों ही शब्द आपको लगता है कि एक ही है, लेकिन वास्तविक रूप से इन दोनों शब्दों में बहुत छोटा सा एक अंतर है जो आज आपको क्लियर हो जाएगा। फिर शायद आज के बाद आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी कहाँ यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, इसका बाकायदा ख्याल रखेंगे। देखिए, सबसे पहले इस शब्द को हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। अगर इंग्लिश में देखें हम तो इकोनॉमिक्स कहते हैं अर्थशास्त्र को और इकोनॉमी कहते हैं अर्थव्यवस्था को। पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में अगर हम देखते हैं कि अगर मैंने शब्दों को तोड़ा है, आप देख रहे होंगे मैंने शब्दों को तोड़ा है, सॉरी, मैंने शब्दों को तोड़ रखा है। देख रहे होंगे आप कि मैंने एक शब्द लिखा है धन और दूसरा शब्द लिखा है सिद्धांत। आप किसी भी सब्जेक्ट के पीछे अगर शास्त्र देखते हैं, जैसे राजनीति शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया या मनोवैज्ञानिक शास्त्र हो गया, तो शास्त्र का मतलब होता है सामान्यतः एक सिद्धांत, एक थियरी या एक सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं। और लेकिन हमें यहाँ पे अध्ययन न राजनीति का करना है, न समाज का करना है, न भौतिक का करना है। यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं अर्थशास्त्र का। यहाँ पे जो अर्थ शब्द लिया गया है वो किसी मीनिंग को नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म्स को लेके रखा हुआ है जिसका नाम है धन। यहाँ पे हम धन की बात करेंगे अर्थात रुपए की बात करेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि सामान्यतः इसके अंतर्गत आती कौन कौन सी क्रियाएं हैं। जैसा आप देख रहे होंगे इसमें मैंने लिखा है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं के, एक मिनट, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि मानव का जो व्यवहार होता है, व्यवहार का मतलब वो किस चीज़ की डिमांड करता है और उसको किसकी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति जिस चीज़ की मांग कर रहा है क्या उसकी उपलब्धता है या संसाधनों के रूप में उसकी उपलब्धता है या नहीं, इसी के बीच के जो अध्ययन होते हैं इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात अगर और भी सरल शब्दों में बताऊं तो देखा जाए तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि जो धन अर्थात मुद्रा है उसका किस तरीके से प्रयोग करना है। तो हमने एक चीज़ देखा कि अर्थशास्त्र में कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है कि हम उन सिद्धांतों का पालन करके किस तरीके से हम धन का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जहाँ पे हम सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं या अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये कौन सा पार्ट बनेगा, तो ये अगर हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है आपका अर्थशास्त्र, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक थियोरेटिकल पार्ट वर्क है, एक तरीके से थियरी है, अर्थात सिद्धांत के रूप में ये काम कर रही है। लेकिन अगर आप इसको और नीचे देखेंगे, जैसा मैंने लिखा है कि कुछ विद्वान हुए जैसा कि एडम स्मिथ जो बहुत महान है और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी, इनकी ये बुक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, इस बुक में उन्होंने कहा था कि ये धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान मतलब कि धन को कैसे जो है कि सिस्टमैटिक तरीके से प्रयोग किया जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पे सैमुअल्सन आते हैं, उन्होंने इसको विकास का शास्त्र कह दिया। देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, ये आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने विकास का शास्त्र कहा है। जैसा आप जानते हैं विज्ञान, विज्ञान का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना जो क्रमबद्ध रूप से होता है। हम देखते हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ कर रही है या किसी देश के नागरिकों का विकास हो रहा है, चाहे वो समृद्धि के रूप में हो, चाहे वो मात्रात्मक हो या फिर वो गुणात्मक हो, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी इकोनॉमी अर्थात धन। अगर आपके पास मुद्रा नहीं है तो आप किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर सकते। इस तरीके से कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट होता जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने विकास का शास्त्र कहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं अर्थव्यवस्था।
फिर आपको इन दोनों में अंतर बहुत क्लियर हो जाएगा। आपने देखा कि अर्थशास्त्र इसका थियरी पोर्शन है, उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि ये अर्थशास्त्र का थियरी पोर्शन ना होके ये इसका प्रैक्टिकली पोर्शन होता है। ये आपका था, ये आपका थियरी है। लेकिन वहीं अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे अर्थात अर्थव्यवस्था की, तो ये आपका व्यवहारिक रूप है। कौन सा रूप है? व्यवहारिक, या यूँ कहें कि प्रैक्टिकल रूप है, व्यवहारिक रूप है। मतलब क्या हुआ कि हमने जिन सिद्धांतों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया था, उन सिद्धांतों का जब हमने किसी देश या किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर व्यवहारिक रूप में अप्लाई किया, तो जो है कि जो बना हमारे पास वो इकोनॉमी बन गया। इससे एक चीज़ निकल के आई, देखिए यहाँ पे धन प्लस, देखिए व्यवस्था का क्या मतलब होता है। जैसे हम पढ़ते हैं राज व्यवस्था, भारतीय संविधान के साथ हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज व्यवस्था। जो भारत में सैद्धांतिक रूप से जो संविधान बनाया गया है उसका व्यवहारिक प्रयोग किस तरह से हो रहा है, तो हम इसी को कहते हैं कि राज व्यवस्था, अर्थात कि व्यवस्था एक व्यवहारिक चरण को दर्शाती है। हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं अर्थशास्त्र में, हम देखते हैं कि उसका जब व्यवहारिक प्रयोग करते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है कि किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन, किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, अब आपको लगेगा कि ये संसाधन क्या है, तो अभी आपको आगे ही मिलेगा तुरंत संसाधन क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ पे संक्षेप में बता देता हूँ। संसाधन का मतलब कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, उद्यमशीलता हो गई, ये संसाधन होते हैं उत्पादन के। लेकिन और भी संसाधन होते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा। ये सारी चीज़ों का जब हम व्यवस्था करते हैं कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके, उसके लिए हमें धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अर्थात सरकार अगर किसी देश से आपके लिए संसाधन को जुटाती है, फॉर एग्जांपल दालें आयात की जाएं या गेहूं का निर्यात किया जाए या किसी चीज़ का आयात किया जाएगा, तो नागरिकों के लिए हमने संसाधन को तो जुटा दिया, लेकिन उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ रही थी। तो इसीलिए हमने कहा, क्या कहा यहाँ पे कि अगर हम देखते हैं कि तो हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी व्यवस्था अर्थात अर्थव्यवस्था में धन यानी कि मनी की बहुत मुख्य भूमिका होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि व्यवस्था को कभी भी अकेले नहीं पढ़ा जाता। कहने का मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष या देश विशेष के साथ हम पढ़ते हैं हमेशा, और जब हम देश विशेष के साथ पढ़ते हैं तो हम उसके साथ उस कंट्री या उस रीजन का नाम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है किसी क्षेत्र या देश विशेष से संबंधित होती है। कहने का मतलब हम भारत को कभी इकोनॉमी नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा आप लोग आगे से कि जब भी आप अगर कहीं भी यूज करते हैं टर्म्स को, तो इसका बहुत खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स कह रहे हैं तो आप सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, और जब आप इकोनॉमी कह रहे हैं तो एक अधूरा शब्द है, उसके लिए आपको किसी एक देश की इकोनॉमी का नाम लेना होगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, ब्रिटेन इकोनॉमी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। आई होप कि आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले बिंदु पे चलते हैं अपने। अभी आपने यहाँ पे ये देखा था, मैंने बताया था, अभी आपने यहाँ पे देखा था कि ये संसाधन वर्ड आया था, अर्थात संसाधनों का आवंटन कुछ इस प्रकार से किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। तो आइए हम उन्हीं संसाधनों के बारे में अब जानकारी लेते हैं। अर्थव्यवस्था में आपने अक्सर सुना होगा कि उत्पादन के कुछ कारक होते हैं या उत्पादन के कुछ संसाधन होते हैं। तो मूलतः वो होते कितने हैं? अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो वो 4 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 4 कारक। आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 संसाधन या 4 कारक हैं। इसी को हम इंग्लिश में कह देते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए हम देखते हैं इसको, चारों को जरा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए आपने सुना होगा पहले नंबर पे आता है, इसका कोई क्रम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको क्रम में लिखना ही अच्छा जाता है। पहले नंबर पे हम भूमि का अध्ययन करते हैं, दूसरे नंबर पे हम श्रम की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे हम पूंजी की बात करते हैं, और चौथे नंबर पे जो आता है आपका वो होता है आपका उद्यमशीलता, अर्थात कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, जिसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे। ये है उद्यमशीलता जो चौथा होता है, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन चारों संसाधनों को समझते हैं। पहला आप देख रहे हैं भूमि। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ बच्चे या कुछ लोग जो है कि भूमि का मतलब सीधा सीधा जमीन से ले लेते हैं, लेकिन उत्पादन के जो 4 संसाधन हैं यहाँ पे भूमि का मतलब बिल्कुल भी आपका जमीन से नहीं होगा।
जमीन एक पहलू हो सकता है, जमीन एक भाग हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से जमीन नहीं। यहाँ पे भूमि का मतलब है कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें जो भी प्राकृतिक संसाधन प्रयोग करते हैं उसे हम भूमि के रूप में रखते हैं। जैसे हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, हम वन का प्रयोग कर रहे हैं, वन का मतलब वहाँ की लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, या हम मिनरल्स का प्रयोग कर रहे हैं, या हम खुद जमीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये सारे के सारी चीज़ें भूमि में आएंगी। किस में आएंगी? भूमि में, अर्थात लैंड में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का जब हम प्रयोग उत्पादन के अंतर्गत करते हैं तो उसको हम भूमि में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भूमि पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको कुछ प्रॉफिट भी होगा, तो उसको प्रॉफिट अर्थात जो इनको आय प्राप्त होती है वो एक तरीके से किराया या लगान कह सकते हैं। ये एक सांकेतिक वर्ड है एक तरीके से। ये नहीं कि आपने किसी ज़मीन को ही किराया दे दिया, उस ज़मीन का कोई मालिक होगा या उस संपत्ति का या उस प्राकृतिक संसाधन का जो मालिक होगा उसको आप कुछ पैसे देंगे। तो यहाँ पे उस सेंस में कहा जा रहा है। आप आगे पढ़ेंगे जब जीडीपी के टॉपिक में, तो वहाँ पे हम कारक आय की जब बात करेंगे तो इन्हीं कारकों की आय की बात होगी। यानी भूमि को क्या मिला? आय मिली। इसी तरीके से श्रमिक को क्या, श्रम को क्या मिलेगा? पूंजी को क्या मिलेगा? उद्यमशीलता को क्या मिलेगा? इसके बारे में हम डिटेल से अभी समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आपके सामने दिख रहा होगा श्रम की बात हो रही है। अगर हम श्रम की बात करते हैं, देखिए लेबर, ध्यान देना कि लेबर में दो पहलू होते हैं। एक होता है देखिए शारीरिक श्रम, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक होता है बौद्धिक श्रम, या इसी को हम कह सकते हैं एक तरीके से मानसिक श्रम। कौन सा श्रम कह सकते हैं? मानसिक श्रम। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मानसिक या बौद्धिक श्रम अगर अलग है और शारीरिक श्रम अलग है तो क्या इसके श्रमिक भी अलग अलग होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए समझिएगा आप इस चीज़ को, ये दोनों ही श्रम एक ही व्यक्ति के पास मिलते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अनुपूरक तो हो सकते हैं, सहयोगी हैं अनुपूरक रूप से, किंतु प्राथमिकता किसी एक की रहेगी। किंतु प्राथमिकता जो रहेगी वो किसी एक श्रम की रहेगी। प्राथमिकता किसी एक श्रम की रहेगी। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है रिक्शा चालक और एक एग्जाम्पल लिखा है टीचर, और ईटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे गौर से समझिएगा तो आप देख रहे होंगे कि रिक्शा चालक क्या करता है? शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है। वो रिक्शे को खींचता है, उस पर दो सवारी बैठाता है, तो श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो अपना बौद्धिक श्रम या मानसिक श्रम बिल्कुल नहीं लगाता है। अगर वो रोड पे रिक्शे को लेकर चल रहा है तो उसे ये देखना होगा कि कहाँ पे रेड लाइट है, कहाँ पे उसे क्रॉसिंग करना है, कहाँ पे उसको गाड़ी से पास देना है, या कहाँ पे उसको गाड़ी को देख के चलाना है। अर्थात वो दिमाग में इस चीज़ को भी चला रहा है कि मुझे रोड पे रिक्शा चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन अधिकतम वो क्या कर रहा है? शारीरिक श्रम कर रहा है। तो ये हो गया आपका। वहीं अगर आप देखते हैं कि मैंने टीचर को लिखा है, तो टीचर क्या होता है कि वो भी श्रम कर रहा होता है। जब वो बोर्ड पे खड़े होके या कहीं पे वो लेक्चर दे रहे होते हैं तो अपनी बॉडी को मूवमेंट कराते हैं, अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, खुद वॉकिंग करते हैं एक दो कदम। तो इसमें कहीं ना कहीं वो शारीरिक श्रम तो कर रहे हैं, ऊर्जा तो घट रही है उनकी, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वो मानसिक श्रम का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात पढ़ाने के लिए या किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, टीचिंग एक्टिविटीज़ के लिए मानसिक श्रम अर्थात बौद्धिक श्रम जो है कि ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसको हम कहेंगे कि शारीरिक और बौद्धिक श्रम का एक संतुलन होता है। तो अब यहाँ से आपने समझ लिया कि ये श्रम जो कि आपको दिख रहा है कि एक शारीरिक श्रम होता है और एक बौद्धिक श्रम, दोनों के श्रमिक अलग अलग नहीं बल्कि एक ही श्रमिक होते हैं। और फर्क क्या हो जाता है कि किसी एक का जो है कि प्रयोग ज़्यादा हो सकता है तो किसी एक का प्रयोग थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन दोनों ही प्रयोग एक साथ होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। अच्छा, इसको जो प्राप्ति होगी वो किस चीज़ की प्राप्ति होगी? आप देखोगे कि इसको जो आय के रूप में प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं पारिश्रमिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा इसको? पारिश्रमिक प्राप्त होगा इसको। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं मजदूरी मिलेगी या सैलरी मिलेगी। अगर टीचर है तो सामान्यतः उसको हम सैलरी भी कहते हैं, और अगर कोई रिक्शा चालक है तो उसको मजदूरी कहते हैं, या कोई किसान है तो उसको हम कहते हैं कि इसको अपना मजदूरी मिल रही है। तो ये चीज़ हो गई। फिर हम तीसरे पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, अगर हम तीसरे पॉइंट पे देखते हैं तो हम कैपिटल की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूंजी, सामान्य शब्दों में आपने सुना होगा कि पूंजी में मनी आती है और टेक्नोलॉजी आती है, अर्थात मुद्रा और तकनीकी, इन दोनों का प्रयोग जब करते हैं तो पूंजी बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे और विस्तार करूंगा इसका। एक होती है आपकी स्थायी पूंजी और एक होती है आपकी कार्यशील पूंजी। अगर आप ध्यान से समझिएगा कि स्थायी पूंजी किसे कहेंगे और कार्यशील पूंजी किसे कहेंगे, आइए मैं इस पर डिटेल से बताता हूँ।
और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इसको जो प्राप्ति होती है वो ब्याज होता है, अर्थात पूंजी पे जो हम पैसा लगाते हैं उसमें हमें जो प्राप्त होता है वो हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है, यानी कि ब्याज प्राप्त होता है। चलिए, मैंने यहाँ पे डील किया अभी स्थायी पूंजी की, तो मैं यहाँ स्थायी पूंजी आपको समझा दूं पहले। अगर आप देख रहे हैं कि स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, स्थायी पूंजी देखिए, औजार हो गए, भवन हो गए, मशीन हो गए, अर्थात मशीनों में कंप्यूटर, जनरेटर, ईटीसी या किसान के हल वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। इनको जो है कि हम स्थायी पूंजी में रखते हैं। पूंजी का क्यों मतलब हो रहा है, क्योंकि इनका जो उत्पादन कार्यों में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहते हैं। अगर सामान्य शब्दों में अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो आप समझ सकते हो कि आप अपने घरों में अगर कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं पूंजी के रूप में, आपने घर बनवाया, तो क्या वो हर साल बनता है? बिल्कुल नहीं। वो एक बार बनता है तो 10, 12, 50, 100 साल तक चलता है। अगर आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है या कोई जनरेटर खरीद रहा है, तो क्या इसको हर 2 महीने पे चेंज करते हैं? अगर खराब हो जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज़ हम इसको बार-बार नहीं खरीदते। एक बार खरीदते हैं और इसका प्रयोग करते हैं लंबे समय तक। अर्थात ये हमारे प्रोडक्शन के कार्य में, कंपनी में जो है कि ये चीज़ें एक बार खरीद लेने के बाद कई वर्षों तक यूज होती रहती हैं। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, स्थायी पूंजी कहा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप स्थायी पूंजी समझ गए होंगे, जो यहाँ का पहला पॉइंट था। दूसरा आप देख रहे हैं कि कार्यशील पूंजी जो आप देख रहे हैं। आइए हम कार्यशील पूंजी पे चर्चा करते हैं। देखिए, कार्यशील पूंजी की अगर मैं बात करूं, देखिए सॉरी आप देखिए कार्यशील पूंजी की अगर मैं बात करूं, देखिए कच्चा माल और नगद मुद्रा इसमें सामान्यतः हम रखते हैं। अर्थात यह पूंजी उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है कि क्या पूंजी समाप्त हो जाती है? देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन होता है? स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई कच्चा सामान खरीदा, सूती वस्त्र, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सूती वस्त्र खरीदा, सूती का मतलब कॉटन का एक धागा खरीद लिया मैंने। अब उस धागे का मैंने क्या किया, कंपनी में ले गया, जहाँ पे मशीनों वगैरह का प्रयोग किया, जो आपकी स्थायी पूंजी है उसका मैंने प्रयोग किया, और उससे मैंने क्या किया, एक वस्त्र बना लिया, अर्थात एक कपड़ा बना लिया, या यूँ कहूँ कि एक शर्ट बना ली, या जीन्स की पैंट बना ली। तो इस तरीके से आप समझे कि सूती वस्त्र का जो धागा था वो कहीं ना कहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। अब वो एक वस्त्र के रूप में काम करने लगा है, अर्थात अब वो वस्त्र के रूप में पहचाना जा रहा है। तो इसको हम अगर हम सामान्य भाषा में कहें, हम क्या कहेंगे सामान्य भाषा में, कि रॉ मटेरियल का हमने वे निर्मित वस्तुएं बना ली। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, गेहूं क्या है, या गेहूं का आटा अगर हम ले लें तो ये एक तरीके से रॉ मटेरियल है हमारे लिए, कच्चा पदार्थ है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसको कंपनी में ले जाके इसको ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात मैंने इसका ब्रेड बना लिया, तो इसका जो स्वरूप था आटे से अब बदल कर किस में हो गया, ब्रेड में हो गया। अर्थात हमारा जो कच्चा माल था वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे के द्वारा या कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने उसे ब्रेड में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने देखा कि रॉ मटेरियल से विनिर्मित वस्तुएं तैयार कर ली। तो इस तरह से आपने ये देखा, क्या देखा यहाँ पे, कि जो कैपिटल होती है अर्थात पूंजी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कार्यशील पूंजी और एक स्थायी पूंजी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे पॉइंट पे देखते हैं हम। जो आपको मैंने यहाँ बताया था, देखिए ये जो 4 संसाधन की बात हम लोगों ने की थी, कि एक है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, और चौथा जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है आपके सामने, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप गौर से देखिए इसको तो ये उद्यमशीलता हो, एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक, इसमें होता क्या है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक रिस्क लेने को तैयार हो जाए, अर्थात अर्थव्यवस्था तभी चल सकती जब उसमें रिस्क भी अधिक रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसा सामान्य शब्दों में आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि मोर रिस्क मोर गेन, ये मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी है एक तरीके से शॉर्ट टर्म में, कि मोर रिस्क मोर गेन। अगर आप रिस्क अधिक लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट भी अधिक हो रहा है। अगर आप रिस्क अधिक लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट भी अधिक हो रहा है। कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। गांव वगैरह में आपने देखा होगा, या गांव से भी कई लोग बिलोंग करते होंगे, इवन कि शहर में आपने देखा होगा, जो सैलून होता है जिसको हम कहते हैं कि बाल काटने की दुकान जिसको हम कहते हैं,
अगर गाँव में आप देखोगे तो लकड़ी के खोखे का होता है या छोटी सी एक दुकान होती है जिसमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया गया है, बहुत उसको चमक-धमक नहीं दी गई एक तरीके से। अर्थात कह सकते हैं कि इस सैलून के मालिक ने मान लिए कि इसमें 10,000 रुपये इसने लगाया, सारा सामान खरीदा, कैंची, शीशा सारे सामान खरीदे और 10,000 रुपये में इसने अपना एक सैलून खोल लिया। आप देखेंगे कि इसके पास सामान्यतः जो है कि 2-3 लोग या 4 लोग हमेशा रहते हैं, बाल कटवाते रहते हैं या शेविंग कराते हैं। लेकिन अगर आप वही देखिए शहर में सेम टू सेम सारी सुविधाएं होती हैं, बस उन सुविधाओं को एडवांस कर दिया जाता है। अर्थात कि शहर में क्या होता है कि उस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए अब लगा दिए। अब उस व्यक्ति ने शहर में या गांव में ही कहूँ कि 2 लाख रुपए उसमें लगा दिए और उसको बहुत लाइटनिंग वगैरह दे के खूब बढ़िया लाइट लगा दिए, बढ़िया चेयर, बढ़िया-बढ़िया जो है कि उसने शीशे, क्रीम, पाउडर तमाम चीज़ें रख दी हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि उसके पास 4 नहीं बल्कि चालीसों लोगों की भीड़ लगी रहती है और नंबर भी लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने रिस्क जब ज़्यादा रुपए का लिया तो उसको गेन भी ज़्यादा हो रहा है। अगर उसने रिस्क जब कम लिया था 10,000 रुपए का तो आप देखोगे कि उसको लाभ भी कम होता है, सामान्य शब्दों में। आई होप कि अब समझ गए होंगे आप। तो आपने ज़रा एक बार रिवीज़न कर लीजिए आप। आपने क्या देखा? आज सिलेबस पे डिस्कशन हुआ और आपने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस देखा कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब इकोनॉमी को आप हमेशा एक क्षेत्र या देश के साथ आप इसको यूज करेंगे और इकोनॉमिक्स का मतलब सिद्धांतों की बात होगी जो सैद्धांतिक रूप से होती है। फिर आपने उत्पादन के कारक देखे या संसाधन देखे उसके कि जो 4 कारक होते हैं उस पे हमने डील किया कि भूमि, श्रम, पूंजी, इसकी हमने बात की उद्यमशीलता के साथ। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था के सेक्टर। आपने देखा होगा, अक्सर शब्दों को सुना होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। सॉरी, चलिए देखिए, अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर की बात करें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये, जिसमें प्राइमरी सेक्टर की हम बात करेंगे और द्वितीयक सेक्टर की बात करेंगे और तृतीयक सेक्टर की बात करेंगे। चलिए हम लोग एक एक सेक्टर को बारीकी से समझते हैं ताकि दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आराम से आपको सारे सेक्टर यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। चलिए अगर हम आगे देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की हम बात करेंगे। पहले हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे। पहले हम किस पे चर्चा करेंगे? हम अपनी प्राइमरी सेक्टर पे। आप ध्यान से समझिएगा प्राइमरी सेक्टर की। ध्यान देना कि प्राकृतिक संसाधनों, किसका? प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादन जब करना, अर्थात कि कौन से संसाधन प्रयोग किए जा रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आपको पता है जिसमें हमने कहा था कि जल है, वन है, खनिज है। इस तरीके के जो ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनका प्रयोग करके जब हम किसी भी चीज़ की आपूर्ति करते हैं या कोई तरीके से, तो हम इसको देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे अगर आप देखोगे मूलभूत रूप से तो ये कहीं ना कहीं कच्चे माल का एक आपूर्ति करता होता है, यानी कि जब हमें कंपनी में किसी चीज़ को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो हम क्या यूज करते हैं? प्राइमरी सेक्टर से सामान लेते हैं। और आप देखोगे कुछ एक्टिविटी आती है प्राइमरी सेक्टर में, जैसे आप देख रहे हैं कृषि हो गई, वानिकी हो गई, कृषि हो गई, वानिकी हो गई, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। इस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है। मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। आप देखोगे अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उसमें हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है। सामान्यतः तो हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में जानते हैं। किस सेक्टर के रूप में जानते हैं? अर्थात जहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, या इंडस्ट्रियल इकाई जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक इकाइयाँ इसको हम कहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि कंपनी में कोई चीज़ों का सामान की ज़रूरत पड़ती है, हम रॉ मटेरियल्स देखते हैं या टेक्नोलॉजी देखते हैं या श्रमिक देखते हैं, तो ये कहाँ से हमें मिलते हैं? इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है और वहीं पे ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है कि ये प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कच्चे माल और प्रोडक्शन। लेकिन इनको ये जो कच्चा माल है ये कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हम प्राइमरी सेक्टर पे निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही हमारे लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। जैसे मान लेते हैं कच्चे माल के रूप में
अगर मान लीजिए मुझे कोई थैला बनाना है या कोई बैग बनाना है तो मैं जूट लूँगा। जूट कहाँ से मिलेगा मुझे? प्राकृतिक संसाधनों से उसकी खेती होती है, तो वो रॉ मटेरियल्स में आ जाएगा, अर्थात प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। या मुझे कोई वस्त्र बनाना है, या मुझे अगर कोई वस्त्र बनाना है तो उसके लिए मैं ऊन लूँगा, ऊन, या यूँ कहें कि हम सूती धागा लेंगे, सूती धागे। तो इन सारी चीज़ों की जो प्राप्ति होती है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से ही होती है। जैसे ही हम इन चीज़ों को कंपनी में लेके आते हैं जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और कच्चे माल का प्रयोग करेंगे, तो उसमें एक चीज़ समझिएगा, उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं। अब ध्यान से समझना, आप वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं। अगर आप देखोगे वैल्यू एडिशन के रूप में, आपने यहाँ से कच्चा माल लिया और कुछ मशीनें भी हैं आपके पास, अर्थात टेक्नोलॉजी भी आपके पास है इस समय। और जब टेक्नोलॉजी है, कच्चा माल है, मशीनें हैं, तो आप उसमें क्या करोगे? कुछ पैसा और लगाओगे। आपने मान लीजिए 100 रुपये का आपने जो है कि कच्चा माल खरीदा, और आपने जो है कि मशीनों पे भी कुछ पैसा खर्च किया है। आप वहाँ पे श्रमिकों को भी 100 रुपये दे रहे हो जो आपके यहाँ लेबर काम कर रहे होंगे। तो आपने क्या किया, इसमें कोई ना कोई क्या किया, वैल्यू एडिशन किया एक तरीके से। 100 रुपये का या 100 रुपये कच्चा माल खरीदा। तो इस तरीके से आप जब उन सारे सामानों को बना रहे हैं और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, यानी कि मूल्य और जोड़ रहे हैं, तो आपकी टोटल जो वस्तु हो गई वो 200 रुपये की हो गई। तो आपने इसमें कितना एडिशन किया? केवल 100 रुपये, क्योंकि आपने 100 रुपये का तो खरीदा, ये आपकी इनपुट लागत हो गई, लेकिन आपने उसमें 100 रुपये और ऐड कर दिया, जिसको एक श्रमिक के रूप में आपने ऐड किया। तो ये आपका हो गया मूल्य वर्धन। सामान्यतः इसमें होता क्या है, तो इसमें आप देखोगे विनिर्माण और निर्माण सेक्टर का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। चलिए अब हम आते हैं तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। अगर हम तृतीय क्षेत्र की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम टर्शरी सेक्टर में देखते हैं कि ये मुख्यतः क्या होता है कि सर्विस सेक्टर होता है। कैसा सेक्टर होता है? ये सर्विस सेक्टर होता है, मतलब ये एक सेवा प्रदान करता है। किस तरीके की सेवा? जब हमें प्राथमिक सेक्टर से कच्चे माल को उठा के इस कंपनी में लाना पड़ता है, तो इसके लिए हमें एक परिवहन की ज़रूरत होती है, अर्थात गाड़ी की ज़रूरत होगी, ट्रक वगैरह की। तो इसके लिए कौन सी सेवा होगी? तो यहाँ से आप सेवा क्षेत्र से अर्थात सर्विस सेक्टर से आप एक परिवहन की सुविधा को प्राप्त कर लेंगे। तो इसने आपके लिए क्या किया, इन दोनों सेक्टर में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, एक मीडिएटर अर्थात मध्यस्थ की भूमिका निभाई। कैसी भूमिका निभाई इसने? मध्यस्थ की, जिसने आपको क्या दिया, एक सेवा प्रदान की। क्या किया? सेवा प्रदान की उसने। तो आप यहाँ से देखोगे सेवा प्रदान करने के लिए क्या क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसको आप देखेंगे कि बैंकिंग हो गई। अब बैंकिंग को आप समझिए, किसी कंपनी में अगर आपने कोई प्रोडक्शन करना है तो आपको हो सकता है लाखों रुपए का लोन चाहिए होगा, तो वो लोन आपको कहाँ से मिलेगा? आप बैंक में जाएंगे, तो आप वहाँ से क्या करोगे, लाखों रुपए के लोन को ले सकोगे बैंक से। तो बैंक ने आपकी सुविधा दी एक तरीके से। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर होगा, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या करेगा आपके लिए? ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपके लिए गाड़ी प्रोवाइड करेगा कि आप प्राइमरी सेक्टर से कच्चे माल को उठा के कंपनी में ले जाके अपना प्रोडक्शन कर सकेंगे। वहीं आप क्या करेंगे, देखते हैं कि आप शिक्षा भी प्रदान करते हैं। सेवा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है। और भारत हमारा सर्विस सेक्टर में अग्रणी देश माना जाता है, जो बहुत अधिक सेवा प्रदान करता है। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने कंक्लूजन ये देखा कि तीनों ही क्षेत्र, तीनों ही मतलब अगर आप देखोगे तीनों ही क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तीनों ही क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो तीनों क्या है, सहयोगी और पूरक हैं, अर्थात अन्योन्याश्रित हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या होता है? तीनों ही एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। कहने का मतलब जो व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, उसके लिए भोजन या कुछ ऐसी वस्तुएं जो खाने के लिए होंगी या किसी भी काम के लिए होंगी, वो कहाँ से उसे मिलेगी? वो उसे सेकेंडरी सेक्टर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में ही या द्वितीयक सेक्टर में ही उसका उत्पादन किया जा रहा है। ओके, लेकिन उस उत्पादन को करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर को कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? तो कच्चा माल जो है कि प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए कुछ उनको पैसा चाहिए होगा, उत्पादन करने के लिए किसानों को, तो उनके लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? तो हमने क्या देखा कि बैंकिंग से वो पैसा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि तीनों ही सेक्टर क्या है
एक दूसरे पे आश्रित हैं। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्लियर हो गया होगा। आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये तीनों भी क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही साथ हमने किस तरीके से उत्पादन के कारक जो देखे थे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। पूंजी में भी हमने कार्यशील पूंजी को देखा और साथ ही साथ हमने स्थायी पूंजी को देखा। श्रम में भी हमने शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम को समझा, जो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन किसी एक की प्राथमिकता ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी कल। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कंटेंट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अदर्स लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और पढ़ाई का आनंद उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।